हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू एडीआरजीएस एकेडमी डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और भारत के पहले होम मिनिस्टर और पहले डिप्टी पीएम, ठीक है, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को ये समर्पित है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है? एकता दिवस है। राष्ट्र के एकीकरण, उनकी शानदार प्रशासनिक और कूटनीतिक सफलता को देखते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत के रियासतों के एकीकरण से संबंधित इनका योगदान जो रहा है उसी को समर्पित है। आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की 5वीं वर्षगांठ ये भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। 31 अक्टूबर सन 2018 को स्थापित की गई थी और इसने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इनकी जयंती के साथ ही। ठीक है, और 5वीं वर्षगांठ इनकी सेलिब्रेट की जा रही है गुजरात में केवड़िया में। लौह पुरुष की इनकी उपाधि क्या थी? लौह पुरुष। और सरदार भी इनकी उपाधि थी, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बारदौली आंदोलन के द्वारा। तो ये दोनों उपाधि इनकी लौह पुरुष और सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित ये जो प्रतिमा है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्थापित है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। याद रखने की इतना जरूरत नहीं, बस दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा अभी तक है, इतना याद रखिए। और स्थिति क्या है इस प्रतिमा की? केवड़िया, नर्मदा जिले में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1971, ठीक है, 1971 वॉर जो भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी, उस मुक्ति युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को समर्पित स्मारक। ठीक है, बांग्लादेश इसे मुक्ति युद्ध के रूप में मानता था। जब भी मुक्ति युद्ध आ जाए तो समझ जाओ कि 1971 की वॉर को बांग्लादेश अपने संदर्भ में बोल रहा है। तो मुक्ति युद्ध भारत के शहीद सैनिकों को समर्पित है। भारत में पहले से ऐसे स्मारक है। बांग्लादेश सरकार ने भारतीय सैनिकों की याद में इसे बनाया, क्योंकि बांग्लादेश की जो उत्पत्ति है, जो उसका जन्म है, वो भारतीय सैनिकों की ही देन है, भारत की सरकार की ही देन है। और स्थिति देख लेते हैं, स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो आसूगंज, ठीक है, भारत के बॉर्डर के पास स्थित है बांग्लादेश में, वहां पर ये स्मारक बनाया जा रहा है। और इसकी नींव रखी गई थी 2021 में। ठीक है, 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। ठीक है, इस युद्ध में 1600 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और इनके नाम दीवारों पर अंकित किए जाएंगे, उकेरे जाएंगे। ठीक है, 1971 के मुक्ति संग्राम के विषय में देख लेते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान दो हिस्सों में जन्म लेता है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जब देश का विभाजन होता है, पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश के रूप में अवतरित होता है। और ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्थापित होना पड़ता है? तो पूर्वी पाकिस्तान की जो सत्ताधारी सरकार रहती है उसके खिलाफ व्यापक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। व्यापक विरोध प्रदर्शन जनता के द्वारा किया जाता है और इसको दबाने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए और इतना भीषण दमन चक्र नरसंहार का प्रदर्शन किया कि लाखों लोग पलायित होकर भारत आ गए। ऐसी विकट स्थिति में 3 दिसंबर 1971 को भारत ने युद्ध की घोषणा की। 16 दिसंबर तक समाप्त कर दिया। इन 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने पर लाकर, ठीक है, छोड़ा। ठीक है, तो पाकिस्तान की पराजय के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। साथ ही दुनिया में 2 देशों के बीच हुए युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण भारत पाकिस्तान से करवाता है। 95,000 उसके सोल्जर भारत की कैद में रहते हैं। तो बांग्लादेश का अब एक नए राष्ट्र के रूप में उदय होता है और पाकिस्तान से उसे निजात मिल जाती है। अब उसे बांग्लादेश कहा जाने लगता है। ये रहती है पृष्ठभूमि। और इसी युद्ध के दौरान जो 1600 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए भारत के, उनकी याद में स्मारक बांग्लादेश उनको ट्राइब्यूट कर रहा है। ठीक है, कृतज्ञता का प्रदर्शन करते हुए कर रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। विश्व शहर दिवस 2023 31 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और इसकी जो थीम है, सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्त पोषण। ठीक है, सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्त पोषण इसकी थीम है। थीम याद रखिएगा। सियान 6 हाल ही में चर्चा में है। क्यों? चीन का समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान पोत है। अगर ये चीन का है तो हमें इससे तात्पर्य ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि चर्चा में आ गया सियान 6। ठीक है, तो भारत और अमेरिका की चिंताओं और विरोध को दरकिनार करते हुए श्रीलंका सरकार ने इसको सहमति दी। यही कारण है कि चर्चा में आ गया है। और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर अनुसंधान कार्य कर रहा है, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा है। वास्तविकता एक्चुअली दूसरी होती है। ठीक है, अनुसंधान, समुद्री अनुसंधान का इसका एक मुखौटा है, लेकिन आंतरिक रूप से जो भारत सरकार या अमेरिकी सरकार जानती है कि ये गोपनीय
कार्यों से लिप्त होते हैं, ठीक है, गुप्त कार्यों से लिप्त होते हैं, इसीलिए इसका विरोध किया जाता है। छिपे हुए उद्देश्य इनके अलग होते हैं। क्लियर? अलग। आगे चलते हैं। सिंगूर संयंत्र विवाद, ठीक है, सिंगूर प्लांट जो हो 2008 के आसपास का विवाद है और हाल ही में चर्चा में आ गया क्योंकि इस पर डिसीजन आ गया है और वो डिसीजन है कि टाटा मोटर्स को 766 करोड़, ठीक है, इसका मुआवजा दिया जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। 2008 में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर टाटा मोटर्स को अपना सिंगूर प्लांट बंद करना पड़ा था, ठीक है। ये प्लांट टाटा ने नैनो मॉडल के उत्पादन के लिए स्थापित किया था, ठीक है। लखटकिया कार उनका एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था जिसमें उनका उद्देश्य था कि 1 लाख की कार बनाई जाए जिससे आम आदमी भी कार का मजा ले सके। लेकिन सिंगूर में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर भीषण विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। ममता बनर्जी को बहुत लाभ इससे मिला, राजनीतिक रूप से स्थापित हो गई, लेकिन आम जनता के लिए वास्तव में ये एक बुरा वो था, वो समझ नहीं पाए, राजनीति के शिकार हो गए और एक बड़ा लाभ उन्होंने खो दिया सिंगूर के मामले। सिंगूर जब असफल हो गया तो टाटा मोटर्स ने अपनी विनिर्माण इकाई, मैन्युफैक्चरिंग इकाई को साणंद गुजरात में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा शॉर्ट में इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ जानकारी और इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट में कुछ जानकारी ऐसी भी हो जाती हैं जो आपको ऊपर के फैक्ट्स को याद करने में मददगार भी साबित होती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, इस संघर्ष के कारण पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार गिर गई, ठीक है। उस समय कौन सी सरकार थी? लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी, क्योंकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने विरोध को अपने पक्ष में भुना लिया, ठीक है। भूमि अधिग्रहण की जो विरोध किया गया वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया गया और इस संघर्ष में विश्व की, यहाँ जो फैक्ट्स है आप याद रखिए, विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी पराजित हो गई, ठीक है। दुनिया की ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाली लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक पर ध्यान दीजिए क्योंकि कम्युनिस्ट लोकतंत्र पर विश्वास कम करते हैं, ये पराजित हो गई और भारत में ही ऐसी सरकार थी पूरी दुनिया में। आगे चलते हैं। नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस रिपोर्ट, ठीक है, आईएमएफ जिसे जारी करता है, नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस रिपोर्ट। देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। वैश्विक वृद्धि के अनुमान इसमें आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ को फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अनुमान है ये और ये रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती है, नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस रिपोर्ट। इसमें आईएमएफ का मानना है कि 2023 में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो 3% रहेगी और 2024 में 2.9 अर्थात 0.1% और घट जाएगी। आगे चलते हैं। अभ्यास काजिंद, ठीक है, एक्सरसाइज काजिंद 2023, इसका आयोजन ओटार कजाकिस्तान में किया जा रहा है और भारतीय सैन्य बल की 120 की सैन्य बलों की टुकड़ी गई हुई, ठीक है। 90 आर्मी के हैं और 30 इसमें एयरफोर्स के हैं। इसमें इंडियन आर्मी की डोगरा रेजिमेंट भाग ले रहा है और इंडियन एयरफोर्स भाग ले रहे हैं। संख्या मैंने बता दी, 90 और 30, आर्मी के 90, एयरफोर्स के 30। एयरफोर्स इसमें फर्स्ट टाइम भाग ले रही है। इस एक्सरसाइज का पहले जो नाम था क्या था? प्रबल दोस्ती, किसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी का इंपॉर्टेंट है, अब इसे काजेंडे बोला जाता है, प्रबल दोस्ती को। क्लियर? आगे चलते हैं। बैलन डी और अवार्ड, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है, फुटबॉल के प्रतिष्ठित अवार्डों में से एक है, सबसे प्रतिष्ठित अवार्डों में से एक है। तो मेल का बैलन डी और अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, ठीक है, रिकॉर्ड 8वीं बार, और बैलन डी और फीमेल मिला है एलाना बोनमाटी को, ठीक है, एताना बोनमाटी को। कोपा ट्रॉफी मिली है जूड बेलिंगहैम को और याचिन, ठीक है, ये सारे बैलन डी और हैं, और एमिलियानो मार्टिनेज, ठीक है, एमिलियानो मार्टिनेज को याचिन ट्रॉफी मिली है। तो लियोनेल मेसी को 8वीं बार बैलन डी और अवार्ड मिला है। लियोनेल मेसी किस देश के निवासी? अर्जेंटीना, लेकिन खेलते हैं स्पेन के क्लब में, ठीक है। जब तक राष्ट्रीय टीमों के मैच नहीं होते तो वो स्पेन में ही क्लब में खेलते हैं और ये क्लब है इनका इस समय इंटर मियामी क्लब, ठीक। आगे चलते हैं। जाहिद हुसैन हाल ही में चर्चा में, देख लेते हैं पर्सनालिटी किस लिए चर्चा में है। तो दक्षिण कोरिया में आयोजित प्रतिष्ठित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023, ठीक है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हो रही है? दक्षिण कोरिया, याद रखिए। वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और किस कैटेगरी में? तो 50 मीटर एयर राइफल प्रोन स्पर्धा, ठीक है। जाहिद हुसैन इस कैटेगरी में शूटिंग में सिल्वर मेडलिस्ट बने। फेयर वर्क इंडेक्स 2023, फेयर वर्क इंडिया 2023, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है फेयर वर्क इंडेक्स।
12 डिजिटल प्लेटफार्मों का इन्होंने मूल्यांकन किया है और गिग वर्कर्स के लिए इस इंडेक्स को जारी किया। किसके लिए? गिग वर्कर्स क्या होते हैं? अस्थायी वर्कर होते हैं किसी कंपनी के, ठीक है। एक निश्चित समय तक ही रहते हैं, इसके बाद ये अपना प्रोजेक्ट पूरा करके हट जाते हैं, ठीक है। स्थायी इनकी नियुक्ति नहीं होती है, तो उनके आधार पर, उनके अधिकारों के आधार पर, उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, उनके वेतन कैसे हैं, ठीक है, काम के घंटे कैसे हैं, इंसेंटिव्स कैसे हैं, इसके आधार पर इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसमें सबसे जो बेस्ट परफॉर्मर रहा है बिग बास्केट, ठीक है। बिग बास्केट ने अपने गिग वर्कर्स के लिए बहुत ही उदार व्यवहार किया है, जबकि सबसे बुरा व्यवहार रहा है ओला और पोर्टर का, ठीक है। ओला और पोर्टर, इन दो कंपनियों का जो प्रदर्शन रहा है फेयर वर्क में, वो आलोचना के घेरे में। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं जो वन लाइनर स्टाइल के हैं। इंडियन एयरफोर्स ने चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर 3 S-400 क्या है? आपके एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन को तैनात कर दिया है इंडियन एयरफोर्स ने। कहां पर? चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर। कितने? 3, ठीक है। समझौता 5 का हुआ था रसिया के साथ, रसिया से आए हैं ये, लेकिन 3 अभी तैनात किए गए हैं, क्योंकि 3 ही आ पाए हैं, 2 अभी तक अटक गए हैं रूस यूक्रेन के संघर्ष की वजह से, ठीक है। जल्दी उनको उनके प्राप्त होने की संभावना भी है, जैसे ही आते हैं उनकी तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। तो 5 स्क्वाड्रन इंडिया में इनके लिए स्थापित किए गए हैं, 3 की तैनाती हो गई है। अगली देख लेते हैं खबर। भारत राफेल जेट के नौसेना संस्करण के 26 विमान फ्रांस से खरीदेगा और इन्हें विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, ये दोनों पोत क्या है? आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ठीक है। और भारत इनमें राफेल जेट के नौसेना संस्करण, ठीक है। अभी राफेल जेट के एयरफोर्स संस्करण को आपने देखा, अब नौसेना संस्करण आएगा, उसके 26 विमान फ्रांस से खरीदेगा। राफेल कहाँ का है? फ्रांस का। अगली खबर है, मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल के ड्राइवर हैं, रेसर हैं, फार्मूला 1 की मैक्सिको सिटी ग्रैंड स्लैम इन्होंने हाल ही में जीत ली, ठीक है। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण खबरें, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।